हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ओके, सो आज हमें जो है वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना था ना। यस सर। ओके। ओके, सो सेकंड चैप्टर जो हमारा है वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सो स्केलर और वेक्टर्स की जो बेसिक्स हैं वो हमने क्लास 9 की भी जो है वो फिज़िक्स के अंदर स्टडी की थी कि स्केलर और वेक्टर जो है वो क्या होते हैं। वहाँ हमने सिर्फ बेसिक बातें सीखी थी कि व्हाट आर स्केलर्स एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़। वहाँ हमने जो है वो ज़्यादा डिटेल्स स्केलर जो इनके प्रोडक्ट्स भी होते हैं, स्पेशल प्रोडक्ट लाइक स्केलर प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है, ये हमने जो है वो वहाँ पर उसकी डिटेल नहीं पढ़ी थी। इसी तरह से हमने वहाँ एक सिंपल सा मेथड भी पढ़ा था वेक्टर्स को ऐड करने का, जिसे हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। सो हेड टू टेल रूल से हमने जो ऐड किया था उसमें हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जो है वो इजीली ऐड अप कर सकते हैं। इसी तरह से वहाँ हमने जो है वो वेक्टर का रेजोल्यूशन करना सीखा था कि अगर एक वेक्टर है उसका हमें रेजोल्यूशन करना हो, हमें ब्रेक डाउन करना हो उस वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के अंदर, तो हम किस तरह से जो है वो उसको स्प्लिट कर सकते हैं वेक्टर को। सो यहाँ सबसे पहले जो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर को हम जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें, सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेक्टर को एरो हेड की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेशन में लिख देता हूँ कि हम जो है वो एरो हेड की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होती है एरो का हेड और दूसरी होती है एरो की टेल या लेंथ ऑफ द एरो। लेंथ में लिख देता हूँ यहाँ पर, लेंथ ऑफ एरो। सो जो वेक्टर का जो हेड है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे वेक्टर की डायरेक्शन को, और साथ साथ जो हमारी एरो की लेंथ है ये रिप्रेजेंट करती है हमारे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। एज वी नो दैट कि हमारा जो वेक्टर है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन, जो एरो हेड की मदद से जो है वो हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अगर हम स्टडी के लिए एज किसी वेक्टर क्वांटिटी के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम एक्सेलरेशन के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। एक तो ये कि हम जो है वो एरो के सिंबल के ऊपर जो है वो इस तरह से एक एरो बना देते हैं, जिसका मतलब है कि दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह से क्वांटिटी जो है वो फोर्स है, उसके लिए भी हम फोर्स का सिंबल बना के उस पर इस तरह से एरो बना देंगे, तो ये रिप्रेजेंट करती है एक वेक्टर क्वांटिटी को। सो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर जब हम इस तरह से एरो लगा देते हैं तो इस एरो का मतलब होता है कि जो क्वांटिटी है हमारी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा तरीका ये है कि हम जो है वो उस क्वांटिटी के सिंबल को जो है वो इस तरह से बोल्ड करके लिखें। जब हम बोल्ड कैरेक्टर के अंदर लिखते हैं तो बोल्ड कैरेक्टर का मतलब होता है कि ये जो हमारी क्वांटिटी है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। या तो हम बोल्ड करके लिखेंगे, लाइक जिस तरह बुक्स के अंदर अगर सिंबल्स लिखे हुए हैं तो बुक्स के अंदर जो सिंबल्स होंगे उसको हम बोल्ड करके लिखेंगे। इसी तरह से जब हम रिटर्न में हैंड रिटन के अंदर लिख रहे होंगे तो वहाँ बोल्ड करने के बजाय जो है वो इन वेक्टर के सिंबल के ऊपर एरो लगाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हम लोग हैरो हेड यूज़ करते हैं, और स्पीड के लिए भी, और स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस के लिए। देखो, तुमने कहा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से स्पीड एंड वेलोसिटी। सो यहाँ जो बात हो रही है ना रिप्रेजेंटेशन की, मैं यहाँ पे बात कर रहा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। सो अगर हम यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में देखें तो इट इज स्केलर क्वांटिटी,
और ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। सो ये जो रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं वो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इस रिप्रेजेंटेशन में आ जाएंगी, डिस्टेंस और स्पीड जो है वो इस रिप्रेजेंटेशन में नहीं आएगी। सिंपल स्केलर क्वांटिटीज को हम सिंपल तरीके से जो प्लेन लेटर्स होते हैं उससे लिखते हैं और उसके ऊपर कोई एरो फॉर्म नहीं करते। वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हुए ये करेंगे कि सिंबल के ऊपर एरो लगा देंगे, और या फिर जो है अगर रिटन फॉर्म टाइप फॉर्म में लाइक बुक्स के अंदर टाइप किया हुआ होता है तो वहां जो है वो वेक्टर को इस तरह से बोल्ड लेटर्स के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को तो उसके लिए हमारे पास जो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है, दैट इज नोन एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? जब हम दो परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइन है, एक ये लाइन हो गई, इसी तरह से दूसरी लाइन हमारे पास ये हो गई। जब हम अपने प्लेन को इस तरह की दो परपेंडिकुलर लाइन से डिवाइड करते हैं या फिर दो लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो हमारा पूरा जो प्लेन होता है वो पूरा प्लेन जो है इस तरह 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है, जबकि जो वर्टिकल लाइन है ये हमारी वाई एक्सिस कहलाती है। इसी तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाता है, और ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल लाइन है इट इज नेगेटिव वाई एक्सिस। सो इस तरह का जो सिस्टम है जिसमें एक पूरा प्लेन जो है वो दो वर्टिकल लाइंस के थ्रू जो है वो या दो वर्टिकल एक्सिस के थ्रू डिवाइड किया जाता है, इसी हम जो है वो रेक्टेंगुलर सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इसे जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, और ये पूरा प्लेन हमारा जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो जब भी हम किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे एक एरो की मदद से, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है वो एक वेक्टर को ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से ये हमारा जो है वो एक वेक्टर है, सो उसको हम नाम दे देते हैं। ये हमारा लेट्स सपोज इट इज वेक्टर ए, जिसको हम सिर्फ यूं कैपिटल लेटर और उसके ऊपर इस तरह से एरो बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये हमारा जो है वो एक वेक्टर हो गया, और अगर इसकी हमें डायरेक्शन या एंगल मेजर करना हो तो एक्स एक्सिस हमेशा जो है वो रेफरेंस लाइन होती है एंगल के लिए। सो दिस इज आवर रेफरेंस लाइन। सो एंगल जब भी मेजर होगा थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये स्टैंडर्ड है कि जब भी हम एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे या एंगल को जो है वो डिनोट कर रहे होंगे तो एंगल हमेशा जो है वो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही मेजर होता है। तो अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करें तो ये इस वेक्टर ए का जो है वो एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा। इसी तरह से लेट्स सपोज एक और वेक्टर ड्रॉ करते हैं। सर मुझे रेफरेंस लाइन और विद रिस्पेक्ट टू थीटा वाली बात समझ नहीं आई। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, उससे देखते हैं। एक और मैं वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक और वेक्टर है, इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर बी। देखो हर वेक्टर की का एक एंगल होता है, खास डायरेक्शन होती है, ठीक है। सो जब हम ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी वेक्टर को तो उस वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम थीटा का यूज करते हैं, और ये जो एंगल थीटा है वो हमेशा इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस वेक्टर तक फॉर्म होता है। लाइक मैंने जो वेक्टर ए ड्रॉ किया है उसका मैंने एंगल मार्क करके दिखाया है कि ये दिस इज द एंगल थीटा। बिल्कुल इसी तरह से जब मैं वेक्टर बी का एंगल शो करूंगा तो वेक्टर बी का एंगल जो है वो इसी तरह से इस तरह से रिप्रेजेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
अब एंगल किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो, जो रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्शन की वेक्टर के या एंगल की जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूव होती है। इसी तरह लेट सपोज हमारे पास कोई एंगल जो है, कोई वेक्टर जो है वो इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा हो। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक वेक्टर है, इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर सी। अगर वेक्टर सी का एंगल की हम बात करें तो वेक्टर सी का एंगल जो है वो यहाँ वाले पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ड्रॉ नहीं होगा, बिकॉज ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। जब भी हमें एंगल मेजर करना होता है, एंगल को हम जो है वो एंगल हम अब इस वेक्टर सी का जो है वो इस तरह से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर इस वेक्टर की पॉइंट तक जो है वो ड्रॉ होता है। तो ये जो है वो इस वेक्टर का एंगल हो जाएगा थीटा। क्लियर है यहाँ तक बात? हम लोग एक्स एक्सिस को एज अ रेफरेंस लाइन लेते हैं और यहाँ से बस थीटा मार्क करते करते जाते हैं हर एक एक कोऑर्डिनेट के, हर एक एक वेक्टर के लिए। बिल्कुल सही है। जब भी हम जो है वो एंगल मेजर कर रहे हो या एंगल मार्क कर रहे हो तो ये रेफरेंस है, ये स्टैंडर्ड है, हमने फिक्स नहीं किया। साइंटिस्ट ने जो है वो स्टैंडर्ड बना दिया कि जब भी एंगल मार्क किया जाएगा, जब भी एंगल मेजर किया जाएगा तो एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस वेक्टर तक का ड्रॉ होगा। सो एक और एग्जांपल के अंदर हम जो है वो ड्रॉ, एक और एग्जांपल के थ्रू जो है वो हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोई एंगल ले लेते हैं। सो लेट सपोज ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर डी। और इसका जब एंगल मेजर करेंगे, हालांकि ये वाला एंगल छोटा फॉर्म हो रहा है बट असल में ये वाला एंगल नहीं बनेगा। जब हम एंगल की बात करेंगे फॉर वेक्टर डी तो एंगल हमारा ये पूरा फॉर्म होगा विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये इसका एंगल हो जाएगा थीटा। क्लियर है बात? हम लोग यहाँ पे जेड एक्सिस नहीं लेते हैं। अच्छा, जब हम एक प्लेन की बात कर रहे होते हैं ना, यहाँ हम थ्री डायमेंशनल चीज को फिलहाल अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जब एक एंगल की रिप्रेजेंटेशन होती है ना तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। अगर हम यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझाएंगे ना तो बात कुछ भी समझ में नहीं आएगी, बिकॉज हमारे लिए जो एक स्क्रीन है या जो पेज है हमारा कॉपी का वो एक टू डायमेंशनल प्लेन है। तो वहाँ हम टू डायमेंशनल वाली बात को इजीली समझा सकते हैं। वरना अगर असल में बात की जाए तो असल में जो है वो एक वेक्टर जो है वो थ्री डायमेंशनली ही होता है, जिसका एक सर्टेन एक्स कंपोनेंट होगा, एक सर्टेन वाई कंपोनेंट होगा और एक सर्टेन जेड कंपोनेंट होगा। जैसे यहाँ पे आगे जाके हम वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे लाइक 4x, सॉरी x नहीं आएगा, 4i प्लस 5j माइनस 2k। सो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन देखी होगी कि एक वेक्टर को जो है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इट इज 4 यूनिट्स इन x डायरेक्शन, 5 यूनिट्स इन y डायरेक्शन एंड -2 यूनिट्स इन z डायरेक्शन। तो ये एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम वेक्टर को थ्री डायमेंशनली जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। राइट नाउ जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम देख रहे हैं उसको टू डायमेंशनल के अंदर ही हम सीखेंगे और समझेंगे, और जब हम इसको अप्लाई करेंगे या जब इसका हम यूज करेंगे तो हम इस जेड कोऑर्डिनेट वाले पार्ट को भी साथ साथ शामिल कर लेंगे। क्लियर है ये? जी सर, और हम लोग कोऑर्डिनेट को नाम भी देते थे 1 2 3 करके, 1 2 समझ 3 नहीं आई 4। तुम्हारी आखिरी सवाल, समझ नहीं आया, दोबारा पूछो। मैं कह रही हूँ कि हम लोग यहाँ पर जैसे कि एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट 1 बोलते थे, ये नंबरिंग भी करते थे हम लोग। देखो, हम कोऑर्डिनेट वन नहीं कहते। हमारे पास ये जो पूरा प्लेन है ना जिसमें इस तरह से दो वर्टिकल लाइंस बनती हैं, तो ये पूरा जो प्लेन है हमारा, पूरा जो स्क्रीन है या पूरा जो कॉपी का पेज है वो एक हमारा प्लेन है। जब एक्स एक्स, चलो मैं इसको थ्री डायमेंशनल फिगर के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हमारे पास जो है वो एक प्लेन पेपर है, ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है। ये टू डायमेंशनल है, इसकी थ्री डायमेंशन नहीं है। जिस चीज के अंदर सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हो, उसकी हाइट जो है वो ऑलमोस्ट ना हो या नेग्लेजिबल हो, तो उसको जो है वो टू डायमेंशनल हम कहते हैं, ठीक है। सो ये पेज हमारा या जो हमारी स्क्रीन है, इट इज टू डायमेंशनल। जब मैंने इस स्क्रीन को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ टू वर्टिकल लाइंस,
तो ये जो मेरा प्लेन था वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। तो ये जो पूरा 4 पार्ट से मिलके मेरा जो एक प्लेन कहलाता है, ये मेरा कहलाता है रेक्टेंगुलर प्लेन। इसी तरह से अगर मैं जो है वो इस एक और ड्रॉ करता हूँ चीज, वो 3 डायमेंशनल है। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारा एक एक्सिस हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये मेरा दूसरा एक्सिस हो गया, दिस इज फर्स्ट एक्सिस। देन ये हमारा हो गया सेकेंड एक्सिस, और इसी तरह से ये हमारे पास आ गया थर्ड एक्सिस। अब इसके ऊपर हम जो है वो नाम दे देते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज आर जेड एक्सिस। इसी तरह से जब हम जो है वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो अगर ड्रॉ करें, लाइक ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस, ये हो जाएगा नेगेटिव वाई। सिमिलरली पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो होगा, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। और इसी तरह जेड एक्सिस के ऑपोजिट जो होगा, ये कहलाएगा नेगेटिव जेड एक्सिस। तो इस तरह 3 डायमेंशनल के अंदर जो है वो उसको एक्सप्लेन करना है, उसको समझना, या फिर एक वेक्टर की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको डायरेक्टली 3 डायमेंशन के अंदर समझना मुश्किल है, बिकॉज हमारी जो स्क्रीन होगी, हमारा जो पेपर होगा, वो 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशन की चीज के ऊपर 3 डायमेंशनल चीज को एनालाइज करना है, उसको समझना मुश्किल होता है। डेली लाइफ के अंदर हमारी चीजें जो है वो 3 डायमेंशनली होती हैं। सो यहाँ पे प्लेन का मतलब भी मैं यहाँ समझा देता हूँ, उसको मैं नेगेटिव वाले एक्सिस को रिमूव करता हूँ और प्लेन को देखते हैं कि प्लेन का मतलब क्या होता है। ये वाला जो पूरा रीजन है ना, ये पूरा हिस्सा लाई कर रहा है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये वाला जो पूरा जो मैंने शेडेड पोर्शन बनाया है, ये पूरा कहलाता है एक्स वाई प्लेन। तो जो भी चीज एक्स वाई के ऊपर है, यहाँ पर जो है वो जेड की वैल्यू 0 होती है, जेड की कोई वैल्यू नहीं होती इन एक्स वाई प्लेन। एक सर्टेन वैल्यू एक्स की होगी और एक सर्टेन वैल्यू वाई की होगी। सिमिलरली अगर हम इस हिस्से को देखें, तो ये पूरा हिस्सा लाई कर रहा है बिटवीन एक्स एंड जेड एक्सिस, तो इसको हम कहते हैं एक्स जेड प्लेन। सिमिलरली अगर हम इस रीजन को या इस हिस्से को देखें, तो ये पूरा हिस्सा जो है वो y एक्सिस और z एक्सिस के दरमियान लाई कर रहा है, इसलिए हम इसको जो है वो जेड वाई प्लेन कहते हैं। तो तीनों एक्सिस से मिलके हमारे पास टोटल 3 प्लेन आ गए। एक हो गया एक्स वाई प्लेन, एक हो गया एक्स जेड प्लेन, और एक हमारे पास हो गया वाई जेड प्लेन। तो ये 3 पॉजिटिव एक्सिस से जो है वो हमारे पास पॉजिटिव प्लेन आ गए। इसी तरह अगर हम नेगेटिव एक्सिस पे देखें, तो y का नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ, y का नेगेटिव z एक्सिस के साथ प्लेन। तो इस तरह से टोटल 9 प्लेन्स हमारे पास फॉर्म हो जाते हैं। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं वो मैं समझाता हूँ। हम 2 डायमेंशनल की लेट सपोज बात करें, 2 डायमेंशन के अंदर लेट सपोज ये y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस, और हमारे पास कोई वेक्टर है, लेट सपोज इट इज 3i प्लस 2j। 3i प्लस 2j का मतलब होता है कि दिस इज द यूनिट इन x डायरेक्शन एंड 2 यूनिट्स इन द y डायरेक्शन। लेट सपोज ये हमारा जो है वो ओरिजिन पॉइंट है। दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज 2 यूनिट एंड दिस इज 3 यूनिट्स। और y एक्सिस में 2 यूनिट्स मतलब ये हो गया 1 यूनिट और ये हो गया 2 यूनिट। तो ये जो हमारा जो वेक्टर a है वो 3 यूनिट्स इन x डायरेक्शन एंड 2 यूनिट्स इन y डायरेक्शन, तो ये वो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। और अगर हम वेक्टर ड्रॉ करें, सो दिस विल बी आवर वेक्टर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3i प्लस 2j। समझ आई बात ये रिप्रेजेंटेशन की? 3i हम लोग x एक्सिस पे दिखाते हैं और 2j हम लोग y एक्सिस के लिए दिखाते हैं। हाँ, तो अभी मैं सिर्फ जो है वो प्लेन समझा रहा था, तुमने सवाल किया तो इसलिए मैंने ये वेक्टर की भी एग्जांपल ले ली। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन इस तरह की हमारे पास आगे आएगी। मैं फिलहाल सिर्फ प्लेन समझा रहा था यहाँ अपनी प्रीवियस स्क्रीन के ऊपर कि ये हमारा जो है वो रेक्टेंगुलर प्लेन होता है। दो एक्स एक्सिस, दो वर्टिकल लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, तो उससे जो है वो हमारा एक
प्लेन जो है वो डिवाइड हो जाता है इस तरह से 4 पोर्शंस के अंदर। और जब हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन करने का जो सिस्टम है या जो मेथड है ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। हम स्टडी उसको 2 डायमेंशन में ही करेंगे, बट जब हम एक वेक्टर को लेके सॉल्व कर रहे होंगे या फिर कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम सिर्फ 2 डायमेंशन नहीं लेंगे बल्कि हम साथ साथ तीसरी डायमेंशन भी लेंगे। याद है हम एक ऑर्डर पेयर को जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। मैं उसी स्क्रीन के ऊपर आ जाता हूँ अपने लास्ट बोर्ड की तरफ जिसमें मैंने प्लॉट किया था। वहां हम किसी भी पॉइंट को जो है वो रिप्रेजेंट करते थे इस तरह से 3,2, याद है? यस सर। सो ये इसको जो है वो हम एक ऑर्डर पेयर बोलते थे जिसमें 3,2 जो है वो उस पॉइंट की वैल्यू होती थी। तो यहाँ जो मैंने पॉइंट पी मार्क किया है ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2। सो हम 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर काम करते थे। इसी पॉइंट के अंदर जो है वो 3 डायमेंशन होता, फॉर एग्जाम्पल 3,2,5। तो इसका मतलब है दीज आर द यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन, these are the units in y direction and these units in z direction। तो 3 डायमेंशन के अंदर हमारे लिए प्लॉट करना मुश्किल है, तो इसलिए हमने जस्ट 2 डायमेंशन के अंदर प्लॉट करना सीखा। और हमने ये अंडरस्टूड कर लिया कि कोई भी पॉइंट जो है वो स्पेस के अंदर 2 डायमेंशन नहीं होगा बल्कि वो 3 डायमेंशनल होगा। क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारे पास अब है एडिशन ऑफ वेक्टर। सो एडिशन ऑफ वेक्टर हम पहले भी देख चुके हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब होता है। पिछली बार हमने जो एडिशन ऑफ वेक्टर सीखा था 9th स्टैंडर्ड के अंदर, तो वहां हमने जो मेथड पढ़ा था वो था हेड टू टेल रूल, जिसमें हम जो है वो ग्राफिकली जो है वो किसी भी 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर को जो है वो ऐड कर सकते थे। यहाँ हम जो है वो सब्ट्रैक्ट करना भी सीखेंगे कि वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो ये वो रूल था हेड टू टेल रूल जिसकी मदद से हमने वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा था। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक और सिस्टम एक और मेथड होगा वेक्टर्स को ऐड करने का, वो था बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जिन वेक्टर्स को हमें ऐड करना हो तो हम उन वेक्टर का रेजोल्यूशन करेंगे और रेजोल्यूशन करने के बाद जो है वो उन वेक्टर्स को ऐड करेंगे या उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। सो एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर हमारे पास जो है वो यही बातें लिखी हुई हैं कि हेड टू टेल रूल की मदद से हम ऐड करते हैं। और ऐड करने के लिए हमारे पास एक मेथड हेड टू टेल रूल है और दूसरा एक और मेथड यहाँ पर मौजूद है पैरेललोग्राम मेथड। वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, मेरे ख्याल से वो आगे है नहीं। ठीक है, वो वाला मेथड नहीं है तो मैं यहाँ क्विक ऐसा रिव्यू दे करते देता हैं हूँ। हेड टू टेल रूल वाला मेथड याद है? सर, आप ये दोनों मेथड एक दफा समझा देंगे? दोनों मेथड समझा दूं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बता देता हूँ एच टी रूल या एच टी मेथड, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी गिवन वेक्टर्स हो तो उन गिवन वेक्टर्स को हम जो है वो हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करते हैं। तो यहाँ मैं कुछ वेक्टर्स को ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ये हो गया मेरे पास और एक और वेक्टर ले लेते हैं। सो ये हमारे पास आ गया दूसरा वेक्टर और एक और वेक्टर हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गया थर्ड वेक्टर। तो ये 3 वेक्टर्स हैं, इन 3 वेक्टर्स को जो है हम हेड टू टेल रूल की मदद से सॉल्व करते हैं। सो फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर सी और ये हमारे पास हो जाएगा वेक्टर बी और देन फाइनली हमारे पास हो जाएगा वेक्टर ए। सो हेड टू टेल रूल से ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स अगर गिवन हो तो उन वेक्टर्स को जो है वो बारी बारी हम ऐड करते हैं। और ऐड करने के लिए क्या करेंगे, मैं अपना कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट सपोज कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, ये मैंने जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया। फिर मुझे क्या करना है, मैंने कोई भी एक वेक्टर सपोज सेलेक्ट कर लिया और उस वेक्टर, देखो हमारे पास वेक्टर के 2 पार्ट्स हैं। वेक्टर ए को देखो, ये वाला पार्ट जो इसकी टेल है और ये वाला जो पार्ट है इसका हेड है। तो मैंने वेक्टर को उठाकर जो है वो टेल को अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लेस कर दिया। क्लियर है ये बात?
हमने टेल को उस डॉट पे प्लेस किया है। हाँ, मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जो कि मेरी मर्जी है, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर मैंने अपनी फर्स्ट वेक्टर की टेल को प्लेस कर दिया। ठीक है यहां तक? यस सर। ओके, देन क्या करूंगा मैं, मेरा जो नेक्स्ट वेक्टर है, अब मेरा नेक्स्ट वेक्टर है यहाँ पर बी, तो इस वेक्टर बी के भी दो पार्ट्स हैं, एक टेल है और दूसरा हेड है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने वेक्टर को ड्रॉ करूंगा इस तरह से कि मेरे वेक्टर की जो टेल है ये वाली, वो प्रीवियस वाले वेक्टर के हेड के ऊपर आ जाए। तो मैं यहाँ पे उसको प्लेस कर रहा हूँ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो ये मेरे पास आ गया सेकेंड वेक्टर, जिसको मैंने इस तरह से प्लेस किया कि जहां पहला वेक्टर खत्म हो रहा था वहीं मैंने अगले वेक्टर की टेल को प्लेस कर दिया। क्लियर है ये? और सी वाला बी के हेड पे आएगा। बिल्कुल सही है, सी वाला जो है मैंने उठा के यहाँ पर सी वेक्टर बी के हेड के ऊपर प्लेस कर दिया। तो इस तरह से मेरे जो है वो सारे वेक्टर्स यहाँ पर एक वन बाय वन जो है वो एड अप हो गए। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। तो मैंने तीनों वेक्टर्स को एड अप कर लिया, मैंने ए को प्लस कर दिया बी के अंदर, तो ये तीनों वेक्टर जो है वो आपस में एड अप हो गए। जब भी हम किसी चीजों को ऐड करते हैं तो मेरे पास एक फाइनल रिजल्ट आता है जिसको हम कहते हैं सम। जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो मेरे पास सम आता है, दिस सम इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। समझ आ गई ये बात? फिर रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फॉर्म होता है? रिजल्टेंट वेक्टर में अभी फॉर्म करके दिखा रहा हूँ। रिजल्टेंट का मैंने अभी तक सिर्फ मतलब बताया कि रिजल्टेंट का क्या मतलब है। रिजल्टेंट का मतलब है कि जब हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपस में ऐड अप करते हैं तो ऐड करने के बाद फाइनली हमारे पास एक रिजल्ट आता है। लाइक स्केलर क्वांटिटीज को अगर मैं ऐड करूं 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम, इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास एक सम आएगा, दैट इज 10 किलोग्राम। सो 10 किलोग्राम इज द रिजल्टेंट of all these three scalar quantity। Similarly जब हमने इन तीन वेक्टर्स को ऐड किया तो ऐड करने के बाद अब मुझे इन तीनों का रिजल्ट चाहिए कि इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करने से हमारे पास क्या रिजल्ट आया। सो रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए तरीका ये होता है कि हम फर्स्ट वेक्टर की टेल, ये हमारे पास जो पॉइंट है, दिस इज द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, एंड ये जो ये वाला पॉइंट है, दिस इज द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो हमेशा रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए हम टेल से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे लास्ट वेक्टर के हेड तक। सो दिस वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है? हमने जहाँ पे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, हमने वहां से लेके सी के हेड तक फिर हमने फॉर्म किया है। बिल्कुल सही है, मैं यहाँ इसको डिफाइन भी कर देता हूँ। रिजल्टेंट is drawn from tail of first vector to the head of last vector। अब क्लियर है? यस सर। ओके, इसी तरह से एक और मेथड होता है, उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम मेथड। ये हमारे पास पता नहीं बुक के अंदर मौजूद है या नहीं है, वो हम देख लेते हैं, सीख लेते हैं बल्कि कि क्या होता है ये पैरेललोग्राम मेथड। सो पैरेललोग्राम मेथड जो है वो एक वेक्टर एडिशन का ही मेथड है, बट इसके अंदर लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि इस मेथड से हम एट अ टाइम सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड करके उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। जबकि एचटी रूल के अंदर हमारे पास दो से ज्यादा जितने भी वेक्टर्स हों, हम तमाम वेक्टर्स को साइमल्टेनियसली ऐड कर सकते हैं। जबकि पैरेललोग्राम के अंदर हमें सिर्फ एक टाइम में दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। और अगर लेट सपोज मुझे तीन वेक्टर्स को ऐड करना है या चार वेक्टर्स को ऐड करना है तो मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा। शुरू के दो वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्ट निकाला, रिजल्ट को तीसरे के अंदर ऐड कर दिया, फिर उनको ऐड करने से जो आंसर आया उस रिजल्टेंट को चौथे के अंदर मैंने जो है वो ऐड कर दिया। इस तरह मेरे पास जो है वो फाइनल रिजल्ट फॉर्म होगा। क्लियर है ये बात?
सर समझ नहीं आया, आप करके दिखाएंगे? ओके, दोबारा सुन लो। देखो पैरेललोग्राम के अंदर हम जो है हमारे पास लिमिटेशन है कि वी कैन ओनली ऐड 2 वेक्टर्स एट अ टाइम। एक टाइम के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो लेट्स से 3 वेक्टर्स हैं, ए बी सी एंड डी, 4 वेक्टर्स हैं। अगर मुझे इन 4 वेक्टर्स को ऐड करना है तो मैं एक ही बार में एच टी रूल अप्लाई करके वेक्टर्स का एडिशन करके रिजल्टेंट निकाल सकता हूं। अगर मुझे पैरेललोग्राम मेथड से अगर सॉल्व करना है तो देखो मैं क्या करूंगा, पहले मैं ए और बी को ऐड करूंगा। ए और बी को ऐड करने से मेरे पास आ जाएगा रिजल्टेंट। अब इस रिजल्टेंट को मैं ऐड करूंगा सी के अंदर तो मेरे पास इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा R2। देन मैं क्या करूंगा, R2 को जो है वो अगले वेक्टर के अंदर ऐड करूंगा तो मेरे पास जो है वो फाइनल रिजल्टेंट आ जाएगा इन वेक्टर का। समझ आई बात? तो हम लोग पहले स्टार्टिंग में 2 वेक्टर्स लेते हैं एंड देन उनका जो रिजल्टेंट आता है फिर उनको हर एक जो आने वाले वेक्टर्स उनसे ऐड करते जाते हैं। बिल्कुल सही है। जबकि उसमें हमारे पास ऐसा नहीं होता, एच टी रूल में ऐसा नहीं होता कि सॉल्व करो एक रिजल्ट निकालो फिर अगले में ऐड करो, उसका आंसर आया तो फिर उसके अगले में ऐड करो, ऐसा नहीं होता। उसमें एक साथ सबको ऐड कर देते हैं, जबकि यहाँ पे बारी बारी दो दो करके जो है वो हम ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 वेक्टर्स को ड्रॉ करता हूँ और उन 2 वेक्टर्स को ड्रॉ करके फिर जो है मैं पैरेललोग्राम मेथड इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरे पास वेक्टर है और दूसरा वेक्टर मैं ले लेता हूं कुछ इस तरह से। लेट सपोज ये मेरे पास जो है वो वेक्टर आ गया। ओके, सो ये 2 मेरे पास वेक्टर मौजूद है और इन वेक्टर को मैं ऐड करना सिखा देता हूं बाय पैरेललोग्राम मेथड। दिस इज वेक्टर लेट सपोज बी और उस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं दिस इज वेक्टर ए। सो एक वक्त में मैं 2 ही वेक्टर्स को ऐड कर सकता हूं, तो इन 2 वेक्टर्स को पैरेललोग्राम मेथड से हम ऐड करेंगे। पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करने का तरीका क्या है कि हमने जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया। सो मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेता हूं अपने लिए। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, इसको हम लेट सपोज नाम दे देता हूं ओ। मैं क्या करूंगा, अपने स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर दोनों वेक्टर्स की टेल को प्लेस करूंगा। मैं यहां लिख देता हूं प्लेस टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स की मैं यहाँ पर टेल को प्लेस कर दूंगा। आप देखो मैं कैसे प्लेस करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मेरे पास ये वाला अपना वेक्टर आ गया बी और स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर ही मैंने अपने इस वेक्टर की टेल को प्लेस कर दिया। सो ये मेरे 2 वेक्टर्स आ गए। क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। ओके, अब मैं इन 2 को यूज करके जो है एक पैरेललोग्राम बनाऊंगा। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि ये हमारा वेक्टर बी आ गया, इसी तरह से ये वेक्टर ए है, इसको भी प्लेस कर देते हैं यहाँ पर, ये वेक्टर ए। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम का मतलब है जिसकी ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल हो। तो मैं यहाँ पर जो है वो बिल्कुल इन दोनों वेक्टर्स के पैरेलल जो है वो कुछ वेक्टर ड्रॉ करूंगा। सो मैं सबसे पहले जो है वो इस वेक्टर बी का पैरेलल ड्रॉ करता हूँ इस यहाँ पर। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो मैंने यहाँ पर इसका पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर दिया। सो ये हमारे पास आ गया एक और वेक्टर बी, जिसमें इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है बी का और ये बी का, ये दोनों बराबर हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैं वेक्टर ए का भी जो है वो पैरेलल ड्रॉ करता हूँ वो फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर बी। सो ये मेरे पास जो है वो वेक्टर ए का जो है वो रेप्लिका आ गया। सो इसके ऊपर मैं नाम दे देता हूँ, ये हमारा हो गया वेक्टर ए। सो दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। बात समझ आ गई है? ये दोनों बी भी वो है पैरेलल। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा जोर से बोलो। ये दोनों जो बी यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है ये दोनों भी पैरेलल है। हाँ, ये जो दोनों बी हैं दोनों बराबर भी हैं, दोनों पैरेलल भी हैं।
बिल्कुल इसी तरह से जो मैंने ए ड्रॉ किया है इसका रेप्लिका बनाया है। रेप्लिका का मतलब है कि इसके मैग्नीट्यूड भी बराबर है और इन दोनों के जो डायरेक्शन है वो भी बराबर है। सर आप इसके एक और एग्जांपल करा सकते हैं? एक और एग्जांपल मैं कराता हूँ, पहले मैं इसका रिजल्टेंट ड्रॉ कर लूँ उसके ऊपर, फिर मैं इसकी एक और एग्जांपल बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों की टेल आ रही है। स्टार्टिंग पॉइंट पे देखो दोनों वेक्टर जो ए और बी थे जिसको मैं ऐड कर रहा था उन दोनों की टेल नजर आ रही है। यस सर। इसी तरह से इस पॉइंट पे देखो जहां मैं पॉइंट कर रहा हूं यहाँ दोनों के हेड नजर आ रहे हैं। यस सर। सो दोनों की टेल से लेकर दोनों के हेड तक मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। सो दिस विल बी नोन एज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। सो जो फाइनली मैंने जो ड्रॉ किया है दिस इज रिजल्टेंट आर दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। क्लियर है ये बात रिजल्टेंट? यस सर। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। दोबारा से मैं जो है वो कोई वेक्टर ले लेता हूँ। लेट सपोज मेरा एक वेक्टर हो गया ये और दूसरा वेक्टर मैंने ले लिया इस तरह से। सो ये दो वेक्टर्स है मेरे पास, इसको हम नाम दे देते हैं। एक वेक्टर जो है वो ए हो जाएगा और ये हो जाएगा वेक्टर बी। सो अब मैं इसको पैरेललोग्राम मेथड से ऐड कर रहा हूं, तो ऐड करने के लिए मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया। फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट ओ, स्टार्टिंग पॉइंट है। और क्या करेंगे उसके बाद तुम बताओ? दोनों के जो टेल्स है वो हम स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लेस करेंगे। बिल्कुल सही है, दोनों की जो टेल्स हैं दोनों की टेल्स को जो है वो हम एक पॉइंट के ऊपर जो है वो प्लेस करेंगे। सो मैं जो है वो किसी भी एक वेक्टर को उठा के ले आता हूं, तो ये मेरी टेल आ गई इस स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। इसी तरह से जो दूसरा वेक्टर है उसकी भी टेल को उठा के मैंने रख दिया इस स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो वेक्टर के जो नाम थे उसको एज इट इज। इसके बाद क्या करना था? इसके बाद इनका जो रेप्लिका होगा वेक्टर वो भी रेप्लिका हमें। बनाना है हमें, सेम मैग्नीट्यूड का, सेम डायरेक्शन का, बट पैरेलल भी साथ साथ। तो मैं इसके जो है वो इसके बिल्कुल पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। एक यहाँ से ड्रॉ होगा और एक यहाँ से ड्रॉ होगा। जो यहाँ से ड्रॉ होगा इट विल बी दी वेक्टर बी। सो ये हमारे पास आ गया इसका बिल्कुल रेप्लिका दैट इज वेक्टर बी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा बिकॉज मैं मेजर करके नहीं बना रहा। इसी तरह से ये हमारी एक और हो जाएगा वेक्टर ए। तो उस पर अगर मैं नाम लिख दूं तो ये हमारा वेक्टर ए आ गया और ये मेरा वेक्टर बी आ गया। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। सो अब मैं जो है वो फाइनली इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करूंगा। और रिजल्टेंट पैरेललोग्राम मेथड में कैसे ड्रॉ करते हैं? दोनों की टेल से लेकर दोनों के हेड तक हम जो है वो एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे और वो वेक्टर कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। सो दोनों की टेल से लेके दोनों के हेड तक का ये जो पोर्शन है पूरा, ये हमारा कहलाएगा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। सो दिस इज रिजल्टेंट आर इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर है आप? यस सर। ठीक है। इसी एग्जाम्पल के अंदर मैं एक और चीज बताता हूं। देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। यस सर। असल में तो हमने इसको नाम दिया कि दिस इज दी पैरेललोग्राम मेथड। ये हमारा जो है वो पैरेललोग्राम मेथड है जिसके थ्रू हमने जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी को आपस में ऐड किया है। असल में इसी के अंदर ही जो है वो तुम्हें हेड टू टेल रूल भी नजर आएगा। मैं कुछ चीजें यहाँ से रिमूव करके बताता हूँ और फिर मुझे देख के बताना है एच टी रूल। एच टी रूल को जरा रिकॉल कर लो कि एच टी रूल में क्या होता है कि हम जो है वो एक वेक्टर स्टार्ट करते हैं अपनी मर्जी के पॉइंट से, फिर जहां एक वेक्टर खत्म हो रहा होता है वहीं से हम दूसरा वेक्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो वही चीज जो है वो यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। मैं कुछ चीजें यहाँ से डिलीट करता हूँ, उसके बाद फिर हम वेक्टर ए और बी को देखते हैं कि जिसको हमने पैरेललोग्राम मेथड से ऐड किया है वो असल में जो है वो पैरेललोग्राम मेथड तो है बट साथ साथ एचटी रूल भी है। तो देखो मैं कुछ चीजें यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। जी सर हम लोग ना वो दो दो ट्रायंगल्स जो बने उनमें से एक ट्रायंगल रिमूव करते हैं
तो हमारे पास फिर हेड टू टेल रूल आ जाता है। बिल्कुल सही है। देखो अब ये मेरे पास जो है वो पहला वेक्टर बी ले लिया मैंने, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट से मेरा एक वेक्टर ड्रॉ हो गया बी। जहां ये वेक्टर खत्म हो रहा है वहीं से हमने जो है वो दूसरा वेक्टर स्टार्ट कर दिया, वेक्टर ए। और हिस्ट्री रूल के मुताबिक फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर दिया। सो दिस इज आल्सो दी हेड टू टेल रूल, जिसमें हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया है। समझ आई बात? यस सर। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर के बाद हमारे पास था वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ओके, सो वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है वो कोई एक डिफरेंट चीज या कोई एक अलग चीज नहीं है। सब्ट्रैक्शन का मतलब भी एक तरह से एडिशन ही होता है। मैं सिंपल अलजेब्रा वाली एग्जांपल देके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 - 2 करते हैं तो आंसर क्या आता है? ठीक। आंसर हमारे पास आ जाता है 3। इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं कि 5 प्लस -2, तो इसका मतलब क्या हुआ? आंसर क्या आएगा? इसका भी मतलब फिर 3 होगा। इसका भी मतलब तो बिल्कुल सेम ही है। सिंपल अलजेब्रा के अंदर हमने सीखा है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था उसको मैं ऐसे रीड कर सकता हूं कि द सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 एंड 2, या फिर 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5, तो आंसर इज 3। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट को मैं कैसे रीड करूं? सेकंड स्टेटमेंट को मैं ऐसे रीड कर सकता हूं, द सम ऑफ 5 एंड -2 इज इक्वल टू 3। ये बात समझ आई? यस सर। सेम चीज है वो हम वेक्टर एडिशन में भी करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, सो वेक्टर्स को अगर मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो अगर हम ए और बी को ऐड करेंगे तो हमारे पास वो, मैं जल्दी से रफली हेड टू टेल अप्लाई करता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा वेक्टर ए, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हो जाएगा हमारे पास वेक्टर बी। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये एडिशन समझ आ गया? यस सर। ओके, अब मैं इसकी सब्ट्रैक्शन करने को अगर मुझे बोला जाता है कि मुझे फाइंड करके दो a माइनस बी, सो मैं a माइनस बी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं दैट a प्लस माइनस बी। इस तरह से भी कर सकता हूं। यस सर। सो माइनस बी का मतलब क्या है? माइनस बी का मतलब यह है कि बी और माइनस बी का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, बट जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी। सो वेक्टर बी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ नजर आ रहा है, तो उसका अगर मुझे माइनस बी ड्रॉ करना है तो माइनस बी कुछ ऐसे हो जाएगा। सो दिस इज माइनस बी। समझ आई बात? हमने सिर्फ वेक्टर को अपोजिट कर दिया है। बिल्कुल सही है, हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया है। सो ये जो है वो नेगेटिव वेक्टर बन गया। दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर बी। हम ए को अपोजिट नहीं करेंगे। मैं एक एग्जांपल ये वाली ली थी तो उसमें मैंने बी को ऑपोजिट कर दिया। इसी तरह से अगर मुझे ये सॉल्व करने को कहा जाए, लेट से माइनस ए प्लस बी, ये करने को कहा जाए तो मैं ए को माइनस कर दूंगा। या फिर मुझे ये करने को कहा जाए माइनस ए प्लस माइनस बी, तो ये करने को कहा जाएगा तो मैं दोनों को ऑपोजिट कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, सो अब मैं जो है वो यहाँ पे a प्लस माइनस बी या फिर a माइनस बी को ड्रॉ कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। तो वेक्टर a हमारे पास गिवन है, ये रहा। सो ये हो गया हमारा वेक्टर a। इसी तरह से जब मैं b ड्रॉ करूंगा तो अब मुझे b नहीं चाहिए, माइनस b चाहिए। तो ये रहा हमारे पास माइनस b, तो मैं यहाँ पे जो है वो माइनस b कर दिया। ये मेरे पास आ गया वेक्टर माइनस b। अब मुझे इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, तो मेरा रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आ जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट आर इक्वल टू ए माइनस बी। समझ आ गई बात? हमने ट्राइंगल को ही अपोजिट कर दिया है। बिल्कुल सही है।
इसी तरह से अगर मुझे लेट सपोज एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक और चीज अगर फाइंड करने को कही जाती है, लेट से मुझे कहा जाता है कि -a+b को सॉल्व करके दिखाओ, तो -a+b कैसे करेंगे, ये हमारे पास वेक्टर a है, तो -a ड्रॉ करने के लिए सेम मैग्नीट्यूड का बट ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, सो दिस विल बिकम -a। सो -a+b करना है, सो -a मेरे पास इस तरह से ड्रॉ हो गया, लेट्स से दिस इज -a एंड प्लस बी वेक्टर ये रहा हमारे पास, सो प्लस बी हम जो है वो यूं ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ गया प्लस बी। हम अगर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, सो दिस विल बिकम द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर दैट इज इक्वल टू -a प्लस बी, और इट विल बी इक्वल टू b माइनस a। समझ आ गई बात? यस सर। ओके, यहाँ मैं एक और चीज जो है वो डेफिनेशन लिख देता हूँ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर की। नेगेटिव वेक्टर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। सो नेगेटिव वेक्टर का मतलब है कि टू वेक्टर्स with same magnitude but opposite direction। समझ आ जाएगी डेफिनेशन? सर आप नेगेटिव वेक्टर समझा दें। नेगेटिव वेक्टर का मतलब है दो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो। लाइक ये जो दो वेक्टर्स हैं, ये जो मैंने पॉइंट कर रहा हूँ जिस तरफ, ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे एक दूसरे के। इसी तरह से ये जो दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये दोनों वेक्टर्स भी एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। क्लियर है बात? यहां तक बात क्लियर है? हेलो? ओके, यहां तक बात क्लियर हो गई? सर आप रिपीट कर दें, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके, मैंने ये कहा यहाँ तक कि दो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो बट मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वेक्टर ए और ये -a, ये दोनों वेक्टर जो है वो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं। इसी तरह से इन दो वेक्टर्स को देखें तो ये पॉजिटिव भी एंड दिस नेगेटिव भी, ये दोनों वेक्टर्स भी जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट वेक्टर्स हैं। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स मैं यहाँ बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन एंड 5 न्यूटन इन वेस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और दीज आर दी सेम मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है जो दोनों वेक्टर्स हैं, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, दीज आर नेगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर। क्लियर है बात? फिर सर ए वाला वेक्टर ईस्ट की तरफ ड्रॉ होगा और बी वाला वेक्टर वेस्ट की तरफ ड्रॉ होगा। जी बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं साथ साथ। ओके सर। ओके, सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। सो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास दो तरह की होती है। एक होता है कि जिसमें हम स्केलर को मल्टीप्लाई करें वेक्टर के साथ, इसी तरह से या फिर हम जो है वो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें
वेक्टर के साथ। इसी तरह से एक और पॉसिबिलिटी हम ले लेते हैं कि लाइक अगर हम जो है वो स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें स्केलर क्वांटिटी के साथ, ठीक है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी होती हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के अंदर, जिसके अंदर एक एडिशनल चीज़ मैंने शामिल कर दी, स्केलर मल्टीप्लाई बाय स्केलर। इसकी कुछ एग्जांपल्स के साथ जो है वो उसको समझते हैं। तो अब मुझे कोई रिकॉल करके बताओ कोई ऐसी चीज़ जिसमें हम स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सर आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैंने ये पूछा है कि कोई जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर की, लाइक फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू एम ए। F इज इक्वल्स टू एम ए, जिसमें मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक स्केलर को जब मैंने एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया? वेक्टर क्वांटिटी। रिजल्ट मेरे पास जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आई। बिल्कुल इसी तरह से एक वेक्टर क्वांटिटी को जब हम वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो स्केलर आए और आंसर जो है वो मेरा वेक्टर आए। इसकी भी मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल जब हम फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं मोमेंट आर्म के साथ, सो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंट आर्म इज वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी मोमेंट आर्म नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो याद करो आंसर क्या आता है? वर्क। वर्क। आंसर हमारे पास आता है वर्क, एंड वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। याद है ये? यस सर। ठीक है। इसी तरह से अगर हम फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं मोमेंट आर्म के साथ, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मोमेंट आर्म इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर आता है टॉर्क, एंड टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ मैंने एग्जांपल कौन सी दी? स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर है वो हमेशा, इट इज ऑलवेज वेक्टर। एक स्केलर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा वेक्टर आएगा। इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूं, लाइक दिस इज मास एंड दिस इज वेलोसिटी। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आता है याद है? नहीं सर याद नहीं है। ठीक है, याद नहीं है, जल्दी जल्दी बता दिया करो, मैं बता दूं। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो मास और वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ऊपर जो मैंने बात लिखी है कि स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। इसी तरह से एक और जो पॉसिबिलिटी थी कि अगर हम वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो जब दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं तो हमारे पास जो है वो दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। वन इज दैट कि वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर इज अ स्केलर, एंड द सेकंड इज वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर इज अ वेक्टर, जिसमें मैंने एक एग्जांपल दी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज है, मल्टीप्लाई होकर आंसर स्केलर आ रहा है। इसी तरह से फोर्स और मोमेंटम दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर जो है वो वेक्टर आ रहा है। इसी तरह से स्केलर और स्केलर जो कि इस टॉपिक के अंदर या इस चैप्टर के अंदर कहीं यूज नहीं होगी, बट मैं एज अ रिकॉल करने के लिए बता दूं, लाइक फॉर एग्जांपल जो डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय 1/वॉल्यूम। सो जब हम मास जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है
वॉल्यूम जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो ऑलवेज स्केलर आता है। यहाँ जो मैंने कुछ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बताई हैं एग्जांपल्स के साथ, समझ आ रही हैं सारी? यस सर। सर प्रेशर भी पास्कल भी वो है, स्केलर इनटू स्केलर है। अच्छा, प्रेशर वाली एग्जांपल जो है वो हमारी किस में आएगी? वो स्केलर में आएगी, स्केलर इनटू स्केलर। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो वहाँ एक वो एक स्पेशल टाइप की एग्जांपल समझ लो, उसको मैं यहाँ पे कोट नहीं कर रहा। लाइक प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि बराबर होती है फोर्स अपॉन एरिया के। सो यहाँ ये जो फोर्स है इट इज वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो हमारा एरिया है वो नॉर्मल वाला सरफेस एरिया नहीं होता, ये हमारा परपेंडिकुलर एरिया होता है। दिस इज द परपेंडिकुलर एरिया। फोर्स, इसकी डेफिनेशन भी यही होती है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया या फिर फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। सो वो एग्जांपल जो है वो यहाँ पे मिस कंफ्यूज कर दी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाली एग्जांपल दी नहीं। तो यहाँ पर भी दोनों ये जो क्वांटिटीज हैं वेक्टर हैं, और इन दोनों से जो आंसर आ रहा है वो स्केलर आ रहा है। यहाँ तक ये सारी पॉसिबिलिटीज क्लियर है? यस सर। ओके। सो यहाँ पर हम जो है वो इस चैप्टर के अंदर जिन चीज की बात करेंगे उसके अंदर हम खास तौर पे इस चीज को फोकस करेंगे कि वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर किस तरह से जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं। और वो करने, ये वाली चीज को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस ही नहीं करेंगे कि स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, इस चीज को हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। स्टार्टिंग के अंदर अभी जो मैं एक बस लास्ट चीज समझा रहा हूँ दैट इज स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, कि वो कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। देन फिर हम जब आगे डिटेल में बढ़ेंगे, इस चैप्टर की डेप्थ में जाएंगे, तो हम वेक्टर और वेक्टर के प्रोडक्ट को भी सीखेंगे। सो यहाँ मैं एक चीज समझा दूं कि अगर हम स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं एक वेक्टर के साथ, तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमारा जो आंसर है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। जिसकी मैं ग्राफिकली एग्जांपल देके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर ले लूँ और उसको नाम दे देता हूँ। लेट सपोज दिस इज आवर वेक्टर, इसको मैं नाम दे दूँ अगर, लेट सपोज दिस इज 10 न्यूटन। वेक्टर ए है हमारे पास और इसकी जो वैल्यू है इट इज 10 न्यूटन। अगर मैं एक स्केलर को मल्टीप्लाई करता हूँ वेक्टर के साथ, तो उसका मतलब मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर होगा, और इस रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम होगी जिस वेक्टर से मैंने मल्टीप्लाई किया है। बिकॉज स्केलर के पास जो है वो कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर हैज नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती इसकी, जबकि वेक्टर के पास जो है वो इट हैज डायरेक्शन। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है बिल्कुल सेम होगी दैट एज ऑफ द वेक्टर। सो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है और मुझे एक मल्टीप्लाई करना है इस वेक्टर को बाय अ स्केलर क्वांटिटी लाइक फॉर एग्जांपल 2। तो मेरा जो रिजल्टेंट होगा, मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। सो ये हो जाएगा मेरा इसका रिजल्टेंट, जिसकी जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी 20 न्यूटन के, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर ए। समझ आई ये बात? सर ये वेक्टर से हम यहाँ पे हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? ऐसे ही मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया है स्केलर को वेक्टर से। तो स्केलर के अंदर मैंने ये ले लिया, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, एंड वेक्टर के अंदर मैंने ये ले लिया। स्केलर 2 है और वेक्टर ए वेक्टर है। सही है, सही है। स्केलर जो है वो 2 है और वेक्टर जो है वो ए है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वेक्टर है, उसको मैं नाम दे देता हूँ वेक्टर लेट सपोज सी, जिसकी वैल्यू है 3 न्यूटन। ठीक है। और मुझे फाइंड आउट करने को कहा है लेट सपोज 4c। सो 4c का मतलब क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय वेक्टर सी। तो ये जो मेरा मैग्नीट्यूड है दैट इज 3 न्यूटन। तो अब जो मेरा वेक्टर नया बनेगा वो इससे 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 12 न्यूटन। क्लियर है ये बात?
यस सर। ओके, और एक दो और डेफिनेशंस हैं वो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास है नल वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है दैट हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये दो चीजें होती है एक वेक्टर के अंदर। और नल का मतलब हमें पता है, नल का मतलब ये है कि जिसकी कोई मैग्नीट्यूड मौजूद ना हो। सो नल वेक्टर का मतलब है कि ऐसा वेक्टर, अ वेक्टर दैट हैज नो मैग्नीट्यूड, कोई मैग्नीट्यूड ना हो, एंड साथ साथ दैट हैज नो डायरेक्शन, ना कोई डायरेक्शन हो और ना कोई जो है वो मैग्नीट्यूड हो, तो ऐसे वेक्टर को जो है वो हम नल वेक्टर कहते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि नल वेक्टर को ड्रॉ कर दो, तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मैं लेट सपोज ये ड्रॉ करता हूं, तो जब मैंने ड्रॉ कर दिया तो इसका ये मैग्नीट्यूड भी आ गया और ये जो एरो हेड है वो डायरेक्शन भी बता रहा है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ नल वेक्टर। सो नल वेक्टर कभी भी ड्रॉ नहीं किया जा सकता। और अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें नल वेक्टर की, सो दिस पॉइंट, ये मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया, सो दिस पॉइंट इज अ नल वेक्टर। इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट है इट इज नल वेक्टर। इट हैज नो मैग्नीट्यूड एंड इट हैज नो डायरेक्शन। ये बात समझ आ गई? यस सर। बाद में ये क्लियर है नल वेक्टर? यस सर। ओके, सो एक और लास्ट डेफिनेशन और देख लेते हैं, दैट आर इक्वल वेक्टर। ये इक्वल वेक्टर वाला ही कॉन्सेप्ट हमने जो है वो पैरेललोग्राम मेथड के अंदर अप्लाई भी किया था। इक्वल वेक्टर का मतलब है कि टू और मोर वेक्टर्स दैट हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को जो है वो हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर जो है वो मैं और ड्रॉ कर देता हूं, एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये। तो ये दोनों वेक्टर जो है वो इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। दो या दो से ज्यादा इक्वल वेक्टर हो सकते हैं, उनका स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट जो है वो कुछ भी हो सकता है, बट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की हमेशा बिल्कुल इक्वल होगी या बिल्कुल सेम होगी। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये वेक्टर आ गया और दूसरा वेक्टर जो है वो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये दोनों वेक्टर्स भी जो है वो एक दूसरे के इक्वल वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों की डायरेक्शन भी बराबर है। सिमिलरली एक ये वेक्टर और दूसरा वेक्टर मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये दोनों वेक्टर्स भी जो है वो एक दूसरे के इक्वल वेक्टर्स हैं, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, तो हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कल की क्लास के अंदर फिर जो है वो एक डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है, उस डेरिवेशन से हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।